हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा वो हम लोग जो कॉन्टिनेंट स्टार्ट किए हैं, महादेश जो स्टार्ट किए हैं, पिछले वाले टॉपिक ए में हम लोगों ने एशिया पर बात किया था। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। वो सारी जानकारी लेंगे जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं अफ्रीका से। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया के बाद जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, महाद्वीप कहिए अथवा महादेश कहिए या कॉन्टिनेंट कहिए, ठीक है, वो अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जी, जो कि पूरे अर्थ का वो 20% वो कवर करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये होता है कि ये पर्टिकुलर जो महादेश है किस महादेश से अलग होता है और उसको अलग करने वाले कौन हैं। हम लोग एशिया के बारे में जब पढ़ाई किए थे तो फिर हम लोगों ने देखा था कि एशिया यूरोप से कैसे अलग होता है, एशिया नॉर्थ अमेरिका से कैसे अलग होता है। आज हम लोग ये बात को सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो अफ्रीका है वो यूरोप से कैसे अलग होता है, कौन सा ऐसा चीज है जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा, है ना, जिब्राल्टर जल संधि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जामिनेशन में आते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को अलग करते हैं एशिया से, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से। तो ये सब बातें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा जो आज का वन लाइनर जो होगा वो ये होगा कि जो जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, इसको स्ट्रेट अंग्रेजी में कहिए, जो जिब्राल्टर जो जल संधि है, जल संधि का मतलब स्ट्रेट, ठीक है ना, ये अलग करता है अफ्रीका को यूरोप से। अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप के स्पेन को ये जो स्ट्रेट है ये अलग करता है, मतलब एक कॉन्टिनेंट अलग हो जाते हैं। तो ये अफ्रीका के किस देश को, अफ्रीका के मोरक्को, ठीक है ना, अफ्रीका तो वहां का देश नहीं है, वो साउथ अफ्रीका देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो आप अफ्रीका समझते हैं देश के तौर पर, उसका नाम अफ्रीका नहीं, उसका नाम दक्षिण अफ्रीका है। यहां पर बात हो रही है कॉन्टिनेंट की। तो जो अफ्रीका के मोरक्को देश को अलग करता है यूरोप के स्पेन से, यूरोप के स्पेन से। चलिए, तो ये तो सबसे पहला बात हुआ कि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखिए, अगर आप अफ्रीका के मैप को अगर आप देखेंगे तो इसका ज्यादातर भाग आप पाएंगे कि पठार है, ठीक है ना, मरुस्थल है और वन है। अफ्रीका के ज्यादातर भाग में यही सब फैले हैं। जो कृषि योग्य भूमि है वो तो मात्र 10% है। अफ्रीका के टोटल लैंड मास का केवल 10% जो है वो कृषि योग्य भूमि है। इसका लगभग 33% या 1/3 कह लीजिए वो तो सिर्फ मरुस्थल है। और मरुस्थल में अगर आप अफ्रीका का अगर आप मैप का अगर स्टडी करेंगे तो उत्तरी भाग में सहारा है और दक्षिणी भाग में कालाहारी है। सहारा मरुस्थल तो इतना बड़ा है कि उसका जो टोटल एरिया यूएसए से भी बड़ा है वो। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अफ्रीका का उत्तरी क्षेत्र, है ना, उत्तरी क्षेत्र जो है वो ढका हुआ है या वो कवर करता है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल को। चलिए, और दक्षिणी भाग जो है, ठीक है ना, और दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो कालाहारी। यह हमें समझना होगा कि कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, जो कि मोरक्को से ट्यूनिसिया तक उसका विस्तार है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर हम 3 में आते हैं। सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल कहिए, मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा जो मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका जो विस्तारीकरण है अगर देखेंगे तो मोरक्को से लेकर ट्यूनिसिया तक है। चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम लोग बात नंबर आते हैं नंबर 4 में। जो ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि अफ्रीका के सबसे बड़ा देश एरिया के हिसाब से, अफ्रीका का सबसे छोटा देश एरिया के हिसाब से, फिर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के लिहाज से। सबसे बड़ा और सबसे छोटा हम लोग देखेंगे एरिया और पॉपुलेशन दोनों दृष्टिकोण से। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्या, पहले हम लोग चार्ट देखते हैं।
अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है भाई? अगर हम एरिया के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। चलिए कौन कौन से ऐसे देश हैं? अल्जीरिया है, इसके बाद है कांगो गणतंत्र, कांगो रिपब्लिक, इसके बाद है कांगो, सॉरी, इसके बाद है कांगो रिपब्लिक, है ना। अफ्रीका अल्जीरिया के बाद जो सबसे बड़ा जो देश है वो है कांगो। कांगो भी आप कह सकते हैं सिर्फ। चलिए इसमें गणराज्य हमने जोड़ दिया। चलिए कांगो गणराज्य इसके बाद सबसे बड़ा है, और इसके बाद जो है ना वो सूडान है। देखिए सबसे पहले तो सूडान ही सबसे बड़ा देश था, लेकिन 1911 में ना इसका विभाजन हो गया। इसके बाद अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा वो देश बन गया। तो अल्जीरिया, कांगो गणराज्य और सूडान का क्रम, मतलब क्रम है। बहुत सारे एग्जाम्स में ना क्रम आपको पूछते हैं। आपको सबसे पहले अल्जीरिया दे देगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ना देश के नाम चेंज हो जाएंगे। सूडान दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, कांगो तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, लीबिया इसके बाद आ जाएगा। लेकिन ये आपको क्रम ध्यान में रखना है, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो वो है अल्जीरिया है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश में। इसके बाद कांगो गणराज्य और इसके बाद सूडान है। चलिए अब हम बात करते हैं अफ्रीका का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के लिहाज से, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो अगला है सबसे बड़ा अफ्रीकन कंट्री, हम ऐसे भी कह सकते हैं सबसे बड़ा अफ्रीकी देश, इसको दूसरे तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। पॉपुलेशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ना वो सबसे पहले आता है। नाइजीरिया पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। इसके बाद आता है इथोपिया, इसके बाद आता है इथोपिया, और इसके बाद आता है आपका मिस्र, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन के लिहाज से ये देश का क्रम है। क्रम आपको दिमाग में रखना है। केवल आपको एक बात याद नहीं रखना कि अल्जीरिया सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से और नाइजीरिया सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से। केवल आपको यही नहीं, आपको 2 कदम और आगे आपको जाना होगा। चलिए सबसे छोटा देश की अगर हम बारे में बात करें, पॉइंट नंबर 6, तो वो है सेशेल्स। सेशेल्स जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया दोनों के हिसाब से वो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, ठीक है ना। चलिए अफ्रीका का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश अगर कहा जाए तो वो कौन है? तो वो सेशेल्स है, ठीक है ना। ये एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से है, ये एरिया और पॉपुलेशन दोनों के हिसाब से ये सबसे छोटा देश है। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 7 आते हैं, अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर। अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन है? थोड़ा सा अब हम इसको देखेंगे। सबसे बड़ा शहर है इसका, सबसे बड़ा अफ्रीकन सिटी आप ले लीजिए, सबसे बड़ा अफ्रीकी शहर, अफ्रीकी शहर तो वो है पहले आपका लागोस। लागोस है ना अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के लिहाज से। यहां पर हम बात करेंगे पॉपुलेशन के लिहाज से, यहां पर हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के लिहाज से। तो लागोस जो है वो सबसे बड़ा वो अफ्रीकन सिटी है, चलिए, जो कि नाइजीरिया में है। लागोस की कहां पर लोकेशन है? तो नाइजीरिया में। चलिए इसके बाद आता है, जगह आता है ना, नाइजीरिया के बाद आता है जो सॉरी मतलब क्या कहते हैं, लागोस के बाद जो सबसे ज्यादा आता है वो कैरो है ना, काहिरा। जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो देश है शहर है, सॉरी, वो काहिरा है, जो मिस्र की राजधानी भी है। और इसके बाद है किंग सासा, और इसके बाद है किंग सासा, ठीक है ना। चलिए जो कि कांगो का राजधानी है, कांगो रिपब्लिक का राजधानी है। तो सबसे बड़ा अफ्रीकन शहर में जो चार्ट है वो क्या है? वो लागोस है, सबसे बड़ा ये शहर है। इसके बाद काहिरा, काहिरा सबसे बड़ा नहीं है, हमें ये नहीं समझना कि काहिरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो है ना वो लागोस है नाइजीरिया में, इसके बाद है काहिरा मिस्र का, और इसके बाद है किंग सासा जो है वो कांगो का है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। सबसे जो हमें ये लिखना है कि सबसे नगरीकृत देश कौन है? सबसे नगरीकृत जो देश है वो लीबिया है, चलिए, है ना। अफ्रीका का सबसे नगरीकृत, जिसमें सबसे ज्यादा नगर है, नगरीकृत जो देश है वो क्या है? लीबिया है। और एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें मेंशन करना है कि कौन से महादेश में सबसे ज्यादा देश है? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है, यानी कि सबसे ज्यादा देश वाला जो महादेश है वो अफ्रीका है। हमें ये नहीं सोचना है कि एशिया सबसे बड़ा है तो उसमें सबसे ज्यादा देश होंगे, नहीं। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महादेश है जिसमें सबसे ज्यादा देश है ना, 54 नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है ना, अफ्रीका में है।
ठीक है, तो चलिए सबसे अगर कहा जाए इस तरह से कि सबसे ज्यादा देशों वाला जो महादेश है वो है अफ्रीका। ये बात को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है ना, जिसमें कि नंबर ऑफ कंट्रीज की संख्या है 54, 54 इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं सबसे एटलस पर्वत के बारे में। अगर बात हो जाए अफ्रीका का और एटलस पर्वत की बात ना हो तो वो बात अधूरी है। चलिए एटलस पर्वत देखिए, एटलस जो पर्वत है ना वो मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। एटलस जो पर्वत है अफ्रीका में स्थित जो एटलस पर्वत है वो किस पर्वत का उदाहरण है, तो वो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। चलिए अफ्रीका में स्थित है ना जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है, तो ये पर्वत है मोड़दार पर्वत, है ना, मोड़दार, अंग्रेजी में कहें तो फोल्ड माउंटेन, चलिए इंग्लिश में कहें तो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। चलिए और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, क्या कहते हैं, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट किलिमंजारो है। थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए अब 11 नंबर में आते हैं सबसे ऊंची अफ्रीकी चोटी, सबसे ऊंची अफ्रीकी चोटी है ना वो है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। किलिमंजारो सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, नहीं तो चीजों की कमी नहीं है, पहले आप ऐसा समझिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सिर्फ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे ऊंची जो अफ्रीकी चोटी है उसका नाम है किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है, ठीक है ना, जो कि तंजानिया में स्थित है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नदी के बारे में। नदी में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नील नदी को लेकर के। देखिए नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया जलप्रपात है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है वो विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात से ये निकलता है, ठीक है ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, आप इंग्लिश में ऐसे समझे, ठीक है ना। और ये कहां पर जाकर मिल जाता, फ्लोज इनटू, कहां पर जाके गिरता है, फ्लोज इनटू मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में, ठीक है ना। ये कहां पर जाके गिरता है, मेडिटेरेनियन, ठीक है ना, सी। ये आसान है, अंग्रेजी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि पहले है व्हाइट नील और एक ब्लू नील है। ये खार्तूम है ना, सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के मिल जाती है, तब जाकर के नील बनती है एक्चुअली। हालांकि सवाल ऐसे पूछता है कि नील नदी की उत्पत्ति कहाँ है, हालांकि व्हाइट नील वहां से निकलता है, वहां से नील नदी नहीं निकलता है, व्हाइट नील निकलता है, फिर ब्लू नील ये खार्तूम में आकर के नील नदी बनाते हैं, आप ऐसे समझिए, ये खार्तूम में आकर के नील नदी बनाते हैं। चलिए तो यहां से हम ये बात किया जा सकता है कि खार्तूम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है पॉइंट नंबर 13, कि खार्तूम के पास, खार्तूम जो कि सूडान में है, ठीक है ना, खार्तूम के पास, ठीक है ना, व्हाइट नील एवं ब्लू नील, ठीक है ना, व्हाइट नील और ब्लू नील मिलकर नील नदी बनाती है, चलिए अब हमें ये चीज देखना है कि नील नदी किन किन देशों में बहती है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नील का प्रवाह देश है, नील का प्रवाह देश कौन कौन से भाई देश में ये बहती है, तो नील का प्रवाह देश युगांडा से पहले निकलती है, चूंकि युगांडा में आपका विक्टोरिया जलप्रपात है। इसके बाद ये सूडान में बहती है और इसके बाद जाकर के ये मिस्र में बहती है। ये जो नील है ना, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो अमेजन है, लेकिन लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट नदी में सबसे लंबी नदी जो है वो नील है। चलिए नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन, यहीं पर बात मेंशन हो जाए, ठीक है ना, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन है। चलिए ये तो बात हो गई। पॉइंट नंबर हम आते हैं 16 में।
अब थोड़ा सा नदी से संबंधित और भी बात कर लिया जाए। कुछ नदी जो है ना दो देशों के बीच वो सीमा रेखा बनाती है। कुछ ऐसी नदी है जो दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। अब हमें उन नदियों को थोड़ा सा देखना है कि ऐसे कौन कौन सी नदी है जो दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जाम्बेजी नदी सबसे पहले आते हैं। जाम्बेजी नदी, ये बेजी है, ठीक है ना। जाम्बेजी नदी जो है वो जाम्बिया, आप ऐसा समझ सकते हैं, जाम्बी से जाम्बेजी से बना जाम्बिया, अब प्लस जिम्बाब्वे। देखिए थोड़ा सा इसको समझे, जो क्रिकेट खेलता है जिम्बाब्वे, ठीक है ना, के बीच ये सीमा रेखा बनाती है। मतलब दो देशों के बीच है ना, कि बीच सीमा रेखा बनाती है, यानी कि इनका नदी है ना बॉर्डर का काम करता है, सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर आते हैं 17 में। ये तो जाम्बेजी नदी हो गई, ठीक है ना, ये तो जाम्बेजी नदी की बात हो गई। अब हम आते हैं ऑरेंज, है ना, ऑरेंज रिवर है ना, जो कि साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। चलिए नाम है इसका ऑरेंज रिवर। एक तो जाम्बेजी नदी हो गया, ये क्या करता है, ये साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, और नामीबिया, नामीबिया के बीच है ना ये सीमा रेखा बनाते हैं, ये सीमा रेखा बनाने का काम करते हैं। देखिए दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो बात यह है कि अफ्रीका एकमात्र देश महादेश है जहां से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। और अफ्रीका एकमात्र महादेश है जिसके मिडिल से होकर के इक्वेटर गुजरता है। पहले हम ये समझना है, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। अफ्रीका एकमात्र महादेश है, एकमात्र महादेश है जहां से है ना विषुवत रेखा, जहां से विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, और मकर रेखा पास होती है। आप ऐसे समझे, शॉर्ट में इसको ऐसे समझे। और जो इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा है, वो मिडिल से गुजरती है ना। इसमें क्या है ना कि मतलब कि इसमें एक पॉइंट किया दिया जा सकता है कि जो विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है ना अफ्रीका के मिडिल से गुजरती है, अफ्रीका के मिडिल से गुजरती है। चलिए अब देखिए दो नदियां हैं जो कि इक्वेटर को एक इक्वेटर को कांगो नदी के बारे में क्या सूचना है, उसके बारे में क्या जानकारी है कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है ये। और लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार ये क्रॉस करती है। चलिए 2 नदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए कांगो नदी है ना इक्वेटर विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है ना, 2 बार क्रॉस करती है कांगो नदी। ये कौन सी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो वो कांगो नदी। और एक है लिम्पोपो नदी, ठीक है ना, जो कि मकर रेखा जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको पड़ेगा, इसको ना वो 2 बार क्रॉस करती है। और लिम्पोपो नदी गिरती कहां पर है, तो इंडियन ओशन में जाकर के उसका फ्लो जो पॉइंट है ना वो इंडियन ओशन में है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिम्पोपो नदी है ना मकर रेखा को ठीक है ना 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार क्रॉस करती है। इसे याद रखना है, ये सारी बातें एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब लिम्पोपो नदी का फ्लो पॉइंट कहां है, कहां जाकर गिरती है, एक यहीं पर बात मेंशन कर दिया जाए। लिम्पोपो नदी ठीक है ना इंडियन ओशन में जाकर फॉल करती है, इंडियन ओशन में जाकर मिल जाती है। सवाल बनता है, ठीक है ना, कि कौन सी अफ्रीकी जो प्रमुख नदी है वो जाकर के इंडियन ओशन में गिरती है, तो वह है लिम्पोपो नदी, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सी नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम लोग बात करेंगे, एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 21, कि नाइजर नदी को ना उसको पाम आयल रिवर कहते हैं, क्योंकि पाम आयल के लिए वो एक बहुत एक्सपोर्ट पॉइंट का काम करता है नाइजर नदी। चलिए सारी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। नाइजर नदी को ठीक है ना पाम आयल रिवर भी कहा जाता है। ताड़ है ना, ताड़ के तेल जो होते हैं ना उसका वो नदी कहा जाता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट पॉइंट है, वो पाम आयल का वो एक्सपोर्ट पॉइंट है, पाम आयल रिवर कहा जाता है।
चलिए अब हम लोग पॉइंट नंबर आते हैं 22 में। देखिए कौन से बांध को किस नदी के ऊपर बनाया गया है, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नील नदी के ऊपर आसवान डैम बनाया गया है, ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम है। चलिए तो अभी हम बात करते हैं नदी और बांध। इसमें हम लोग केवल इंपॉर्टेंट वाले ही चीज दिखेंगे, सारी बातें एक जैसे नहीं होती है। बांध की वैसे अगर अफ्रीका में कहा जाए तो 3-4 बांध थोड़े है, बांध की अनेक संख्या है, लेकिन हम सिर्फ उसी बांध के बारे में बात करेंगे जो कि यूजुअली आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए नील नदी के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है, इसको पहले देखा जाए तो नील नदी के ऊपर आसवान डैम बनाया गया है। आसवान ये वान है, ठीक है ना, आसवान डैम बनाया गया, आसवान बांध बनाया गया है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है ना, यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम है, आप ऐसा समझिए, यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा डैम है, ठीक है ना। चलिए और यह है, अगर पूछा जाए कि आसवान डैम किस देश में आपको पड़ेगा, आना आसवान डैम जो है ना इजिप्ट मिस्र में होगा, क्योंकि नील नदी का ज्यादातर प्रवाह मिस्र में होता है। तो इसका पोजीशन कहाँ होगा, ये कहाँ पर आसवान डैम आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर आसवान डैम विजिट करना चाहता है तो वो किस देश को ट्रैवल करेगा, वो इजिप्ट को ट्रैवल करेगा। चलिए इसके बाद होता है जाम्बेजी, ठीक है ना, जाम्बेजी नदी के ऊपर करीबा डैम बनाया गया है, जाम्बेजी नदी, ठीक है ना, के ऊपर करीबा डैम बनाया गया है, नाम है उसका करीबा बांध। चलिए करीबा डैम बनाया गया है जाम्बेजी नदी के ऊपर। चलिए नाइजर नदी के ऊपर आगे देखते हैं, एक नाइजर नदी जिसको हम पाम आयल रिवर भी कहते हैं, इसके ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, नाइजर नदी के ऊपर बना कैंजी, नाम है कैंजी बांध। चलिए बनाया गया है। और इसके बाद एक आता वोल्टा नदी, ठीक है ना, एक आता वोल्टा नदी। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए वोल्टा नदी के ऊपर जो बनाया गया है वो है असाकोम्बो बांध, ठीक है ना, वोल्टा नदी के ऊपर अकासोम्बो डैम बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से मेंशन किया जा सकता है। देखिए अब आसवान डैम जहां बनाया गया है वहां पर पानी स्टोरेज, डैम पानी स्टोर करेगा, और वो जो झील बना है, कृत्रिम झील बना है, उसको नासिर झील कहते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस डैम के अंतर्गत मतलब नासिर झील, एक कृत्रिम झील जो है वो स्थित है, तो वो है आसवान डैम, ठीक है ना। चलिए तो नासिर झील कहा जा सकता है कि नासिर झील, ठीक है ना, एक आर्टिफिशियल झील है, एक आर्टिफिशियल झील है ना, जिसका निर्माण आसवान डैम से हुआ है, जिसका निर्माण आसवान ना बांध से हुआ है, बांध से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी बातें हैं। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 23 में आते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। अब हम आते हैं झील की तरफ, ये तो नदी की बात हो गई। अब आते हैं झील में, सबसे पहले बात करेंगे हम विक्टोरिया झील को लेकर के। देखिए जो विक्टोरिया झील है ये दुनिया का दूसरा सबसे मीठा पानी का झील है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे मीठा पानी का झील है। दुनिया का सबसे पहला जो स्थान रखता है मीठा पानी की झील में वह सुपीरियर लेक, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। चलिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। चलिए विक्टोरिया, अब हम आते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, मीठा पानी का झील है, आप ऐसे समझ लें। और पहला जो पोजीशन है, फर्स्ट जो पोजीशन है, फर्स्ट रैंक किसका है सबसे मीठा पानी की झील में, मीठा पानी की झील में जो फर्स्ट रैंक है वह है सुपीरियर झील, वह है सुपीरियर झील। चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें ये देखना है कि विक्टोरिया जो झील है ये कहां पर स्थित है, विक्टोरिया झील ये किस देश के ये सीमा रेखा पर स्थित है। तो चलिए विक्टोरिया झील एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विक्टोरिया लेक, ठीक है ना। चलिए ये है केनिया, युगांडा और तंजानिया के सीमा रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। ये जो विक्टोरिया झील है वो केनिया, युगांडा और तंजानिया के सीमा रेखा पर स्थित एक झील है।
ठीक है ना। अच्छा, ये विक्टोरिया जो झील है ना, वो ग्रेट रिफ्ट वैली से अलग है। ये ग्रेट जो अफ्रीका में जो महान जो दरार घाटी है, इसके भीतर ये नहीं आता है। एक सवाल भी आता है कि कौन सा झील है ना ग्रेट रिफ्ट वैली के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसका एक एग्जांपल है आपका विक्टोरिया झील। ठीक है ना, विक्टोरिया झील आउट ऑफ रिफ्ट वैली के है ना, आउट ऑफ रिफ्ट वैली है। तो चलिए, ये तो सबसे बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे गहरी झील। ठीक है ना, सबसे गहरी झील अगर अफ्रीका के बारे में बात किया जाए तो एक है ना, उसका नाम है तंगनाइका। तंगनाइका जो झील है ना, आप ऐसे समझे, तंगनाइका झील विश्व की दूसरी सबसे है ना, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है ना। अगर डीप अगर झील के बारे में बात किया जाए तो दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा जो झील है वो तंगनाइका झील है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना, और जो सबसे पहला है वो है बैकाल झील। फर्स्ट पोजीशन भाई क्या है, फर्स्ट रैंक किसका है? अगर गहरा झील में बात किया जाए, अगर गहरी मीठे पानी के, देखिए मीठे पानी की झील में सुपीरियर झील था, मीठे पानी की झील में सुपीरियर झील था। और गहरा अगर झील के बारे में बात किया जाए कि सबसे गहरा झील, ठीक है ना, सबसे गहरा झील के बारे में बात किया जाए तो वह है सर बैकाल झील, जो दुनिया का सर्वाधिक गहरा झील है रूस में। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई झील से संबंधित। अब हम आते हैं ग्रेट है ना रिफ्ट वैली, ये कहां पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो अफ्रीका में स्थित है। सवाल पूछता है कि ग्रेट रिफ्ट वैली कहां पर है? एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। आपको समझना होगा कि किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, तो हम 26 पॉइंट नंबर 26 है ना, ग्रेट रिफ्ट वैली, जिसको आप कहते हैं महान दरार घाटी, अगर हिंदी अगर कहा जाए तो महान दरार घाटी, इसका अगर हिंदी कहा जाए, ये कहां पर स्थित है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। चलिए, एक है केप ऑफ गुड होप, एक जगह है ना, केप ऑफ गुड होप। ठीक है ना, तो ये केप ऑफ गुड जो होप है, अगर ये कहा जाए कि ये कहां स्थित है, किस देश में, अफ्रीका के किस देश में? हमें पता है कि अफ्रीका में है। अफ्रीका के किस देश में है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है ना, चलिए है ना, तो क्या है केप ऑफ गुड होप। चलिए, देखा जाए, जगह का नाम है और ये कहां पर स्थित है? तो यह है साउथ अफ्रीका में ये स्थित है। चलिए, 28 पॉइंट नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब हम आते हैं कि देखिए अफ्रीका के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, तो इसमें एक देश है लीबिया, जहां पर कोई नदी नहीं है। ठीक है ना, जहां पर कोई नदी है। चलिए, अफ्रीका का एकमात्र देश, अफ्रीका का एकमात्र देश, ठीक है ना, लीबिया है। लीबिया है जहां कोई नदी नहीं है। चलिए, नदी नहीं है लीबिया में, कोई नदी नहीं है। चलिए, हम आते हैं, देखिए दो गर्म हवाएं हैं, हरमट्टन, एक हरमट्टन हवा है, जैसे कि इंडिया में लू चलता है, गर्म और धूल भरी हवाएं। तो दो हवा बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की दृष्टि से, एक है हरमट्टन और एक है खमसीन। ठीक है ना, चलिए, हरमट्टन जो कि नाइजीरिया में बहता है, ठीक है ना, और खमसीन है ना, जो कि मिस्र में चलता है, ये मिस्र में चलता है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो है ना, ये है ना गर्म और धूल भरी हवा का नाम है, गर्म एवं धूल भरी हवा है, जैसे कि भारत में लू चलता है। चलिए, तो ये हरमट्टन और खमसीन, ये दो वहां के मतलब कि वो मेन लू वाले, मतलब गर्म हवा, आप ऐसे कर लीजिए, दो गर्म हवा है। चलिए, इसी तरह से देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर अफ्रीका के बारे में बात करते हैं तो सवाना घास का मैदान है और विल्ड भी घास का मैदान है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट बात यह कि सवाना क्या है, और विल्ड क्या है ना, ये घास के मैदान को कहते हैं। ये दोनों अफ्रीका में है, दोनों अफ्रीका महादेश में है। विल्ड आपको साउथ अफ्रीका, स्पेसिफिक बात करें तो साउथ अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? विल्ड कहते हैं। सवाना भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो ये दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। चलिए, ये अफ्रीका में है, और जो विल्ड को अगर स्पेसिफिक अगर जगह का नाम दिया जाए तो ये साउथ अफ्रीका के जो घास के मैदान है उनको विल्ड कहा जाता है। इस विल्ड का एक और नाम है ना, इसे है ना त्रिभुज मक्का भी कहते हैं। मक्का मतलब उसको कहते हैं मैश ट्रायंगल, है ना, इसका एक और नाम है मैश ट्रायंगल, इसे है ना
मैज ट्रायंगल भी कहते हैं, मैज ट्रायंगल भी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। एक बहुत, अगर अफ्रीका के बारे में बात किया जाए और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात नहीं किया जाए तो वो सर बात अधूरे रह जाएंगे। इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये तीन ऐसे देश हैं जिनको कहा गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। चलिए इसमें शामिल जो देश है वो है इथियोपिया, जिबूती, ठीक है ना, और सोमालिया, ठीक है ना। इसमें जो शामिल देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछता है कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। अब इसमें लीबिया डाल देगा तो लीबिया इसमें शामिल नहीं, इसमें शामिल है जो है वो आपका नाम दिया गया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया है। बारबरी स्टेट्स, देखिए जो अफ्रीका के जो उत्तरी जो तट है, नॉर्दर्न जो कोस्टल एरिया है, उसको बारबरी तट कहते हैं, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पर हम लोग मेंशन करेंगे कि बारबरी तट रेखा जो अफ्रीका के जो उत्तरी, अफ्रीका के उत्तरी तट जो कहलाता है वो कहलाता है बारबरी तट। और इसमें कौन से देश शामिल हैं, इसमें जो देश शामिल है उनको कहा जाता है बारबरी देश, है ना, बारबरी स्टेट्स कहा जाता है, कंट्री की जगह पर स्टेट्स कहा जाता है। अब कौन कौन से देश इसमें शामिल है बारबरी स्टेट्स में, जैसे कि देखिए अभी बात क्या हुआ है, अभी बात हुआ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है, तो इसमें इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया है। अब इसी तरह से अगर कहा जाए कि बारबरी नंबर 33, चलिए बारबरी स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, हमें ये देखना है। इसमें कंट्रीज की जगह पर स्टेट्स कहा गया, बारबरी स्टेट्स में 4 देश आते हैं, ठीक है ना, उसमें लीबिया है। चलिए तो बारबरी स्टेट्स में कौन कौन से देश आते हैं भाई, इसमें आता है लीबिया आता है, पहले आप ऐसे समझिए। अल्जीरिया आता है जो कि सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामलों में, जिसकी भी बात हुई है। मोरक्को आता है और ट्यूनीसिया आता है, ठीक है ना, मोरक्को एवं ट्यूनीसिया आता है, इसमें मोरक्को और इसमें ट्यूनीसिया आता है, ठीक है ना। ये बारबरी स्टेट्स में लीबिया आता है, अल्जीरिया आता है, मोरक्को और ट्यूनीसिया आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला। देखिए अफ्रीका के बारे में बात हो, स्वेज नहर के बारे में बात नहीं हो तो ये बात अधूरा हो जाएगा, आप ऐसा समझिए। चलिए थोड़ा स्वेज नहर के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। चलिए स्वेज नहर कंप्लीटेड किस साल में हुआ था बन करके, किस साल में तैयार हुआ था, तो कंप्लीटेड हुआ था ये 1869 में। चलिए इसका जो वास्तुकार है, जो वास्तुकार है वो कौन है भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर के वास्तुकार कौन है, तो फर्डिनेंड, देखिए अंग्रेजी में लिखा जा रहा है लेकिन आसान है, फर्डिनेंड डी लेसेप, डी लेसेप, ठीक है ना, इसके ये वास्तुकार है। ये जो स्वेज नहर किन 2 जगहों को जोड़ता है, तो वो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सुपर इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्वेज नहर किसको जोड़ता है भाई, ये जो नहर है ये जोड़ता है रेड सी, लाल सागर, प्लस भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरेनियन, है ना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं भूमध्य, ठीक है ना, भूमध्य सागर, ठीक है ना। और ये जोड़ता है मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, रेड सी और प्लस ये मेडिटेरियन सी को जोड़ता है स्वेज नहर। इसकी जो लंबाई है, लंबाई हालांकि लंबाई चौड़ाई उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो 193 किलोमीटर है, 193 किलोमीटर है स्वेज नहर के बारे में। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति, और वो जनजाति कहां पर रहते हैं, ठीक है ना। जनजाति से रिलेटेड सवाल आपको अक्सर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं जनजाति के बारे में बात करते हैं कि कौन सी जनजाति है, कहां पर है जनजाति, और उनका स्थल देख लिया जाए कि कौन से स्थल पर कौन सी जनजाति है। देखिए एक जनजाति का नाम है बुशमैन, ये सब हाँ हंटर्स हैं, ठीक है ना, ये हंटर्स हैं, शिकार करते हैं। बुशमैन ये कहां पर है, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल में ये मिलते हैं बुशमैन। चलिए इसके बाद बद्दू, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये है सहारा रेगिस्तान में, ये सहारा मरुस्थल में आपको मिलेंगे, है ना, बद्दू। इसके बाद आते सबसे इंपॉर्टेंट है इन जनजातियों में जुलू। चलिए जुलू,
ये जो जुलू जनजाति कहाँ के जनजाति है? साउथ अफ्रीका। देखिए ये जनजाति जो है ना, ये इसको वैरियर कहा गया है ना। ये लंबे कदकाठी के योद्धा होते हैं। ये जुलू कौन होते हैं? जुलू, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जुलू लंबे कदकाठी के, लंबे कदकाठी के है ना योद्धा होते हैं, वैरियर्स होते हैं, वैरियर्स होते हैं। इसलिए अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर का नाम आपने सुना होगा, लॉन्स क्लूजनर, ठीक है ना। लॉन्स क्लूजनर है ना को कहा जाता था जुलू वैरियर, उसका निक नेम था ना, उस जैसे खिलाड़ी का निक नेम होता है, तो वो जुलू जो लॉन्स क्लूजनर का एक निक नेम था जुलू वैरियर। वो जुलू जनजाति से बिलोंग करता था, इसलिए उसको क्रिकेट में ना जुलू वैरियर के नाम से जाना जाते थे, जुलू प्लेयर। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं मसाई। मसाई केनिया की है ना प्रमुख जाति है, जनजाति मसाई। कहां पर है? ये ज्यादातर आपको मिलेगा केनिया में। देखिए पिग्मी, ये दुनिया के सबसे कम लंबाई वाले, सबसे ठिगने ये जनजाति का नाम है पिग्मी, जो कांगो नदी बेसिन में ये रहते हैं। इनका जो घर होता है वह कहाँ होता है? ये कैसे घर बना कर रहते हैं? पिग्मी का घर कहाँ होता है? तो ये पेड़ पर ना, ये झोपड़ी बना करके ये रहते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पिग्मी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। इनका जो स्थान कहाँ है? तो कांगो नदी बेसिन में इनका स्थान है। कांगो नदी बेसिन के पास ये है ना, इनका ये पाए जाते हैं पिग्मी। ये दुनिया के, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिग्मी विश्व के सबसे नाटे कद के है ना ये जनजाति हैं, ये जनजाति है, ठीक है ना। ये पेड़ों पर घर बनाकर, ये पेड़ों पर है ना झोपड़ी बनाकर रहते हैं, झोपड़ी बनाकर रहते हैं, और इनका नाम है पिग्मी। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। चलिए फुलानी कहाँ का है भाई? ये फुलानी जो है, ये फुलानी कहाँ का है ये जनजाति? तो ये नाइजीरिया की जनजाति है। फुलानी जो जनजाति है ये नाइजीरिया की जनजाति है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र और थोड़ा सा कृषि का कार्य देख लेते हैं। देखिए कौन सा देश सबसे ज्यादा क्या उपज करता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात को आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 35 था, 36। अब हम लोग आते हैं 36 में। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वह अरबी। अरबी जो भाषा है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहीं पर 36, ठीक है ना। अरबी है ना अफ्रीका में सर्वाधिक, ठीक है ना, बोले जाने वाली भाषा है। बोले जाने वाली भाषा का नाम है अरबी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्रीकल्चरल देख लेते हैं। चलिए मिस्र जो एक प्रमुख उत्पादक देश है ना, वो कपास का, मिस्र जो है वो कपास का एक है सबसे बड़ा उत्पादक, वो ये है। इसके बाद हम आते हैं, तो हमारा अगला जो चीज है वो आते हैं मिस्र के बाद तो आइवरी कोस्ट, वो आते हैं आइवरी कोस्ट। तो ये जो है ना कहवा का है ना, ये एक प्रमुख उत्पादक ये देश है। इसके बाद आते केनिया, केनिया चाय का है ना एक प्रमुख उत्पादक देश है। चलिए ये सारे देश है। इसके बाद जंजीबार है ना, इसको कहा गया है ना आइलैंड ऑफ क्लोव्स। जंजीबार है ना लौंग का, ये लौंग का ये बहुत बड़ा देश है ना। लौंग उत्पादन सबसे ज्यादा करता है जंजीबार, ठीक है ना। और इसको कहते हैं आइलैंड ऑफ क्लोव्स कहते हैं। चलिए अब हम बात को आगे लेके चलते 38 में। पॉइंट नंबर ये हमारा 36 था, 37 और 38। चलिए हम पॉइंट नंबर 38 में आते हैं। देखिए जो अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है ना, जो जोहान्सबर्ग है, आप ऐसा समझिए इसको गोल्ड सिटी कहा गया है ना। सोना का सबसे ज्यादा प्राप्ति यहीं से होता है। और किम्बरले की खान, बहुत ये कई बार सवाल पूछा गया है, किम्बरले क्यों मशहूर है? तो डायमंड, दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड निकलता है वो किम्बरले में निकलता है। इसको कहा गया ना डायमंड सिटी, डायमंड सिटी कहा गया। किम्बरले की खान किसकी खान है? हीरा की खान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए किम्बरले की खान का संबंध किससे है? तो किम्बरले की खान का संबंध जो है वो हीरा से है। ये सारी बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
देखिए जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, वो क्रोमियम का एक प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका क्रोमियम का एक प्रमुख उत्पादक देश है, प्रमुख उत्पादक देश है। चलिए लास्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 40। इस वीडियो सेशन का जो लास्ट बात है वो ये है कि केनिया का जो नैरोबी जो राजधानी है वो उसका हिल स्टेशन है, ठीक है ना। अगर हिल स्टेशन के बारे में बात किया जाए, हालांकि देखिए वो एक गर्म जो अफ्रीका है एक हॉट कॉन्टिनेंट है, एक हॉट कॉन्टिनेंट है, आप ऐसा समझिए अफ्रीका एक हॉट कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। और अगर इसमें कहा जाए कि मतलब अगर सबसे इसमें कहा जाए कि हिल स्टेशन तो वो है आपका नैरोबी। देखिए अफ्रीका के जो दो देश थे ना, उनका पुराना नाम और उनका नया नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना का पुराना नाम क्या है? घाना का पुराना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना का जो पुराना नाम है वो है सर, ठीक है ना, घाना का पुराना नाम आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट याद रखना है, घाना का पुराना नाम है आइवरी कोस्ट। और एक देश है जिसका नाम है कांगो, ठीक है ना, जिसका आज तो नाम कांगो है, लेकिन इसका जो पुराना नाम था वो था गोल्ड कोस्ट, सॉरी, इसका पुराना जो नाम था वो जायरे था, जिस पर बेल्जियम का अधिकार था। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हमारी बात इतने रहा। यह अफ्रीका से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी मायने रखते हैं। तो आज की बात बस इतना ही, लेकिन ये वीडियो सेशन जारी रहेगा। आप नए हैं और आपने इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी बेहतरीन लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।